Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to read and understand the chapter A Voyage to Brobdingnag of Class 8 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. This excerpt is adapted from Jonathan Swift's novel Gulliver's Travel. ये एक्सर्प्ट यानी कि अंश, ये पार्ट, ये हिस्सा अडेप्ट किया गया है, लिया गया है जोनाथन स्विफ्ट की नोवेल गुलिवर्स ट्रैवल से. डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ. द बुक नरेट्स द सी जर्नी ऑफ लेमुल गुलिवर, अ सी कैप्टन एंड सर्जन टू रिमोट एंड इमेजिनरी लैंड. ये बुक एक सी कैप्टन और सर्जन लेमुल गुलिवर की रिमोट और इमेजिनरी लैंड की समुद्री यात्रा यानी कि सी ट्रैवल को वर्णन करती है या बताती है उसके बारे में. गुलिवर हैज़ वेरियस स्ट्रेंज एनकाउंटर्स ऑन हिज ट्रैवल. गुलिवर को अपनी इस ट्रैवल के दौरान कई अजीब जो है एनकाउंटर्स का सामना करना पड़ता है. एनकाउंटर्स का मतलब होता है कोई इंसिडेंट या कोई हादसा. रीड अबाउट वन सच एनकाउंटर हियर. पढ़िए ऐसे ही किसी एक एनकाउंटर के बारे में. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, तो पढ़ना शुरू करते हैं. आइए. On 16th day of June 1703, a boy on the topmast of our ship sighted land. 16 जून 1703 में एक लड़के ने हमारे शिप के शिखर से, टॉपमास्ट मतलब शिखर पे यानी ऊंचाई से, शिप के बिल्कुल टॉप पार्ट से ज़मीन को देखा. साइटेड लैंड यानी ज़मीन को देखा. ऑन द 17th वी केम इन फुल व्यू ऑफ अ ग्रेट आइलैंड. और 17th को हमें वो पूरा ग्रेट आइलैंड पूरा दिखने लगा. On the south side of which was a small neck of land jutting out into the sea. जिसके साउथ साइड का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा समुद्र में फैला हुआ था. And a creek too shallow for a ship that weighed more than 100 tons. 100 टन से भी ज़्यादा वेट वाले इस शिप के लिए ये जो खाड़ी थी बहुत ही ज़्यादा उथली थी. यानी कि जो क्रीक का मतलब हो गया खाड़ी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा शैलो थी, यानी कि जो समुद्र की गहराई थी बहुत ही ज़्यादा कम थी. We cast एंकर विद इन अ लीग ऑफ दिस क्रीक. हमने खाड़ी के सीमा के भीतर ही जो शिप था उसको रोक लिया. क्रीक का मतलब होता है खाड़ी यानी समुद्र का एंडिंग पॉइंट, और लीग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अबाउट 4.82 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस होता है उसको हम 1 लीग कहते हैं. ठीक है, ये यूनिट है मेजरमेंट का. और कास्ट एंकर मतलब कि शिप को रोक लेना. ठीक है. एंड आवर कैप्टन सेंड अ डोजन ऑफ हिज वेल आर्म्ड मैन इन द लॉन्ग बोट. और हमारे कैप्टन ने जो हथियार वाले आदमी थे लगभग 1 दर्जन उनको लॉन्ग बोट में भेज दिया. विद वेसल्स ऑफ वाटर, कुछ पानी के लिए जो बर्तन थे उनके साथ. इफ़ एनी कुड बी फाउंड, और अगर कुछ मिल सकता था, यानी जितने बर्तन मिल सकते थे पानी के लिए वो उनके साथ उनको भेज देता है लेकर के उन आदमियों को. आई आस्क फॉर हिज परमिशन टू गो विद दैम. मैंने उनसे परमिशन लिया, अनुमति मांगी कि उनके साथ मुझे भी जाने दें. सो दैट आई माइट सी द कंट्री, ताकि मैं कंट्री को देख सकूं. एंड मेक वट एवर डिस्कवरीज आई कुड, और वो सारी डिस्कवरीज कर सकूं जो मैं कर सकता था, यानी खोज. ठीक है. वेन वी केम टू लैंड, जब हम ज़मीन पर पहुँचे आए, वी सो नो रिवर, नो स्प्रिंग, नॉर एनी साइन ऑफ इनहेबिटेंट. हमने पाया कि उस ज़मीन पर कोई भी नदी नहीं थी, कोई झरना नहीं था, ना ही कोई इनहेबिटेंट थे, यानी कि निवासी, वहाँ के रहने वाले कोई लोग के निशान नहीं थे कि वहाँ पर लोग भी रहते हैं. Our men therefore wandered on the shore to find out some fresh water near the sea. और हमारे आदमी शोर, यानी कि शोर का मतलब होता है किनारा, तो समुद्र के किनारे आसपास, समुद्र के आसपास वाले एरिया में घूमते रहे फ्रेश पानी की खोज में. एंड आई वॉकड अलोन अबाउट अ माइल ऑन द अदर साइड. और मैं अकेले ही दूसरी साइड में माइल मतलब कि 1 मील लगभग दूर निकल गया. वेयर आई सो दैट द कंट्री वॉज ऑल बैरन एंड रॉकी. और जहाँ मैंने पाया कि जो वो देश था, वो आइलैंड था, वो ज़मीन थी, वो काफ़ी बैरन थी, मतलब कि पूरी तरह बंजर थी, एंड रॉकी यानी पथरीली थी. आई नाउ बिगेन टू बी वियरी. और अब मैं थकने लगा था. एंड सीइंग नथिंग दैट मेड मी क्यूरियस. और मैंने ऐसा कुछ नहीं पाया जिसने मुझे क्यूरियस किया हो या फिर मुझे उत्सुक किया हो, यानी कि मैं किसी भी चीज़ को देख के वहाँ पर उतावला नहीं हुआ. आई रिटर्न स्लोली डाउन टुवार्ड्स द क्रीक. और मैं खाड़ी की तरफ धीरे धीरे नीचे आने लग गया वापस. आई कुड सी द सी. और मैं वहाँ से समुद्र देख सकता था. एंड देयर आई सो अवर मैन ऑलरेडी इन द बोट. और मैंने वहाँ से देखा कि जो हमारे आदमी थे वो ऑलरेडी बोट में, नाव में चले गए थे. रोइंग फॉर लाइफ टुवार्ड द शिप. अपनी जीवन बचाने के लिए शिप की ओर बढ़ रहे थे. आई वॉज गोइंग टू शाउट टू दैम. मैं उन्हें चिल्लाने जा रहा था. ऑल दो इट वुड हैव बीन टू लिटिल पर्पज़. हालांकि इसका कोई खास मकसद नहीं था. व्हेन आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी
एज फास्ट एज ही कुड। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया जब कि एक बड़ा सा क्रिएचर जो है, बहुत ही बड़ा क्रिएचर वॉक कर रहा था उनके पीछे, यानी उनके पीछे पीछे जा रहा था। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी वो जा सकता था इतनी जल्दी वो चल रहा था उनके पीछे पीछे। ही वेडेड नॉट मच डीपर देन हिज नीज, वो अपने घुटनों से ज़्यादा गहरे पानी में नहीं गया। एंड टुक प्रोडिजियस स्ट्राइड्स, और उसने अपने बड़े बड़े कदम लिए। प्रोडिजियस स्ट्राइड्स का मतलब होता है बहुत ही बड़े बड़े कदम। बट अवर मैन वर अहेड ऑफ हिम बाय हाफ अ लीग, लेकिन हमारे आदमी जो है उससे लगभग आधा हाफ लीग आगे थे। लीग का मतलब मैं बता चुकी हूँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अराउंड 4.83 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसका हाफ जो है, हाफ लीग, वो उससे आगे थे। एंड सीन्स द सी देयर वॉज फुल ऑफ पॉइंटेड रॉक्स, और क्योंकि जो समुद्र था वो बहुत ही ज़्यादा पथरीले या रॉकी, जो पॉइंटेड वाले रॉक्स थे, बहुत ही पथरीले नुकीले रॉक्स से भरे हुए थे। द जाइंट वॉज नॉट एबल टू ओवरटेक द बोट, जो जाइंट था यानी कि वो जो बड़ा विशालकाय था, ये बहुत ही बड़ा क्रिएचर था, वो उनके पीछे ओवरटेक नहीं कर पाया उनके बोट को। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड एंड क्लाइम अप अ स्टीप हिल, मैं भागा, जितनी ज़ोर से मैं भाग सकता था मैं भागा और एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया। विच गेव मी सम प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री, जिससे मुझे काफ़ी सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। आई फाउंड इट फुली कल्टिवेटेड, मैंने पाया वो पूरी तरह खेती की हुई थी। बट वॉट फर्स्ट सरप्राइज मी वॉज द लेंथ ऑफ द ग्रास, लेकिन सबसे पहले जिससे मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वो थी जो वहाँ की घास थी उसकी लंबाई। विच इन दोज ग्राउंड्स दैट सीम टू बी केप्ट फॉर हे, और जो ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड में रखी हुई थी चारे के लिए। वॉज अबाउट 20 फीट्स हाई, जो लगभग 20 फीट ऊंची थी। आई सून फाउंड माई सेल्फ ऑन अ मेन रोड, और मैंने बहुत जल्दी अपने आप को एक मेन रोड पर पाया। और आई टुक इट टू बी, और या तो फिर मैंने इसे ऐसा मान लिया। दो फॉर द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड इट, और शायद वो यहाँ के निवासियों के लिए था। इट वॉज ओनली अ फुटपाथ दैट वेंट थ्रू अ फील्ड ऑफ बार्ले, वो सिर्फ एक फुटपाथ था जो कि जौ की खेत से होकर जाती थी। हियर आई वॉकड ऑन फॉर सम टाइम, यहाँ मैं कुछ देर तक चलता रहा। बट कुड सी लिटिल ऑन ईदर साइड, लेकिन दोनों साइड बहुत कम देख सका। इट बीइंग नाउ नियर हार्वेस्ट, ये अब कटाई के काफ़ी करीब था। एंड द कॉर्न राइजिंग एटलीस्ट 40 फीट, और जो मकई थी वो 40 फीट ऊंची थी। फॉर एन आवर आई केप्ट वॉकिंग थ्रू दिस फील्ड, 1 घंटे तक मैं इसी फील्ड में घूमता रहा, चलता रहा। विच वॉज फेंस्ड इन विद अ हेज दैट वॉज एटलीस्ट 120 फीट हाई, जो कि 120 फीट ऊंचे बाड़े से घिरा हुआ था। फेंस्ड का मतलब होता है बाड़ा, जिससे लकड़ी वगैरह से खेत की या किसी जगह की घेराबंदी कर दी जाती है, लकड़ी को बुन के, लकड़ी को गाड़ के, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड फेंस। तो जो फेंस था वो 120 फीट ऊंची थी। द सराउंडिंग ट्रीज वर सो लॉफ्टी, और जो आसपास के जो पेड़ थे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे कि दैट आई कुड मेक नो कैलकुलेशन ऑफ देयर एल्टीट्यूड, कि मैं वहाँ का उसकी ऊंचाई की कोई कैलकुलेशन नहीं कर सका या उसके ऊंचाई का कोई हिसाब नहीं लगा सका। देयर वॉज ए स्टाइल टू पास फ्रॉम दिस फील्ड इन टू द नेक्स्ट, वहाँ एक स्टाइल यानी कि पौड़ी था जिससे जो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने का रास्ता था। इट हैड 4 स्टेप्स, उसके 4 स्टेप्स थे। एंड अ स्टोन टू क्रॉस ओवर व्हेन यू केम टू द अपर मोस्ट, और जब आप सबसे ऊपर पहुँच जाते तो वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था उसको क्रॉस करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम दिस स्टाइल, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा असंभव था, इम्पॉसिबल था इस पौड़ी पर, इस स्टाइल पर चढ़ना। बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 60 फीट हाई, और क्योंकि सारी सीढ़ियाँ जो है, एक एक सीढ़ी जो है 6 फीट ऊंची थी। एंड द अपर स्टोन अबाउट 20, और जो ऊपर स्टोन था, बड़ा सा पत्थर था, वो भी 20 फीट ऊपर था, ऊंचा था। आई वॉज endeavoring टू फाइंड सम गैप इन द हेज, मैं किनारे पर कुछ गैप ढूंढने की कोशिश करने लगा। When I discovered one of the inhabitants in the next field, और तभी मैंने पाया कि अगली खेत में या अगली फील्ड में एक हैबिटेंट था। इनहेबिटेंट का मतलब हो गया वहाँ का निवासी। एडवांसिंग टुवर्ड द स्टाइल, जो कि पौड़ी की तरफ बढ़ रहा था, स्टाइल की तरफ बढ़ रहा था। ही वॉज द सेम साइज एज द मैन आई सो इन द सी परसुइंग अवर बोट, और उस आदमी का आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने समुद्र में हमारी नाव का पीछा करते हुए आदमी का देखा था। He appeared as tall as an ordinary spire steeple, और वो एक नॉर्मल शिखर या मीनार जितना लंबा दिख रहा था। And took about 10 yards every stride, as near as I could guess, और जितना मैं अनुमान लगा सकता था, अंदाज़ा लगा सकता था, उसका हर कदम लगभग 10 यार्ड्स यानी कि 10 गज जितना दूरी तय करता था। I was struck with the utmost fear and astonishment,
और मैं पूरी तरह जो है डर, भय या आश्चर्य से भर गया। एंड रैन टू हाइड, और मैं अपने आप को छुपाने के लिए दौड़ा। माई सेल्फ इन द कॉर्न, कॉर्न में यानी कि मकई में खुद को छुपाने के लिए वो दौड़ते हैं। Whence I saw him at the top of the stile looking back into the next field on the right hand, जहाँ मैंने उसे सबसे ऊपरी पौड़ी पर राइट हैंड पर अगले खेत की ओर देखते हुए देखा। He was calling in a voice many degrees louder than a speaking trumpet. वो बोलने वाली तुरही से भी कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। But the noise was so high in the air, लेकिन आवाज़ जो है हवा में इतनी ज़्यादा ऊंची थी that at first I certainly thought it was thunder, कि मेरे को एकदम स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे कि कोई गरज रहा है या कोई गरज थी, गड़गड़ाहट थी कोई। Thereupon 7 giants like himself came toward him with reaping hooks in their hands. और उसी की तरफ जो है उसकी जैसे 7 बड़े बड़े जो लोग थे, जाइंट्स थे, वो उसी की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ में क्या था? रीपिंग हुक्स। रीपिंग हुक्स जो है वो एक हंसुआ जैसा होता है जो कटाई के लिए यूज़ करते हैं खेत में, उनके हाथों में था। ईच हुक एज लार्ज एज 6 साइड्स, और वो सारे के सारे इतने बड़े थे जैसे कि एक 6 साइड्स। साइड्स भी जो है वो खेत में यूज़ करने वाला एक टूल है जो खेती में कटाई वगैरह के टाइम में यूज़ की जाती है। तो वो कह रहा है कि जो जाइंट्स हैं उनके हाथ में जो रीपिंग हुक्स है वो एक एक हुक जो है वो 6 साइड्स के बराबर है। दीज पीपल वर नॉट एज वेल ड्रेस्ड एज द फर्स्ट मैन, और ये जो लोग थे वो उतने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए थे जैसे कि पहले आदमी ने पहना हुआ था। दे वर प्रोबेबली हिज हेल्पर्स और लेबरर्स, वो शायद उसके लेबर या हेल्पर्स थे। फॉर अपॉन सम वर्ड्स ही स्पोक दे वेंट टू रीप द कॉर्न इन द फील्ड वेयर आई ले, और उसके कहने पर वो सब के सब वहाँ पर जो कॉर्न है उसको रीप करने लगे, कटाई छटाई करने के लिए उसी खेत में आ गए जहाँ पर मैं था। आई केप्ट अवे फ्रॉम दैम एट एज ग्रेट अ डिस्टेंस एज आई कुड, मैं उनसे दूर ही रहा, उनसे इतनी दूरी बना सका जितना मैं बना सकता था। हाउएवर, फिर भी आई वॉज फोर्स टू मूव विद एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिकॉज फॉर द स्टॉक ऑफ द कॉर्न वर समटाइम नॉट अबव अ फुट डिस्टेंस, क्योंकि जो मकई के डंठल थे, स्टॉक थे, वो कभी कभी 1 फुट से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे एक दूसरे से। सो दैट आई कुड हार्डली स्क्वीज माई बॉडी बिटवीन दैम, जिससे मैं बहुत ही मुश्किल से अपने बॉडी को उनके बीच में दबा सका या छुपा सकता था। Then I made a shift to go forward till I came to a part of the field where the corn had been laid by the rain and wind. और फिर मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश किया और कंटिन्यू करता रहा कोशिश जब तक कि मैं खेत के उस हिस्से पर नहीं पहुंच गया जहां पर बारिश की और हवा की वजह से मकई रखी हुई थी। Here it was impossible for me to advance a step. अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया था एक भी कदम बढ़ा पाना। For the stalks were so interwoven that I could not creep through, क्योंकि डंठल आपस में इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे कि मैं उसमें रेंग नहीं सका, क्रीप नहीं कर सका। And the beard of the fallen years so strong and pointed that they pierced through my clothes into my flesh. और वो जो बियर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने कॉर्न में देखा होगा मकई वगैरह में एक बाल जैसे होते हैं उसके अंदर, ठीक है, और ईयर्स होता है जहाँ से वो बियर्ड्स जो है उसके मकई के निकलते हैं। तो जो वो ईयर्स थे वो गिरे हुए थे, और उस गिरे हुए ईयर्स में से जो उसके जो बियर्ड्स निकले हुए थे, वो जो बाल थे वो इतने ज़्यादा नुकीले थे, स्ट्रॉन्ग थे और पॉइंटेड थे कि उससे मेरे कपड़ों में छेद हो गए और वो मेरे फ्लैश मांस तक पहुंच गया। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, आई हर्ड द रीपर्स, और मैंने रीपर को सुना। रीपर मैं बता चुकी हूँ, जो हंसुआ होता है जो खेत में कटाई वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो उसकी आवाज़ वो सुनता है नॉट 100 yards बिहाइंड मी, जो कि उससे 100 yards ज़्यादा पीछे नहीं था। बाई बींग डिस्परेटेड विद टॉयल एंड होली ओवरकम बाई ग्रीफ एंड डिस्पेयर, बेहद थकान और बेहद दुख और निराशा के कारण आई ले डाउन बिटवीन 2 रिजेस, मैं 2 रिजेस के बीच में लेट गया। एंड लेमेंटेड माई ओन फॉली एंड विलफुलनेस इन अटेम्प्टिंग अ सेकेंड वोयाज अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, यानी कि उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसको जो एडवाइस किया था उसके विरुद्ध जाकर के वो सेकेंड वोयाज पे निकला। वोयाज का मतलब है समुद्री यात्रा, ठीक है। तो ये जो उसकी यात्रा थी ये उसकी खुद की इच्छा थी, विलफुलनेस थी, और फॉली मूर्खता भी थी। तो इस मूर्खता और इच्छा के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, वो लेमेंटेड करता है, अफसोस जताता है कि वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अगेंस्ट क्यों गया। वन ऑफ द रीपर्स केम विद इन 10 yards ऑफ द रिज वेयर आई ले, जहाँ मैं लेटा हुआ था वहाँ पर उनमें से एक रीपर
10 गज की दूरी पर आ गया। दिस मेड मी एप्रीहेंड दैट विद द नेक्स्ट स्टेप ही टुक आई शुड बी स्क्वैश्ड टू द डेथ अंडर हिज फुट। और इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया, आशंका हो गई कि अगर उसने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके कदम के नीचे, उसके फुट के नीचे मैं मार दिया जाऊंगा, कुचल दिया जाऊंगा। और कट इन टू विद हिज राइपिंग हुक, या तो उसकी राइपिंग हुक से मैं कट कर 2 हिस्सों में बढ़ जाऊंगा। Therefore, when he was again about to move, और इसीलिए जैसे वो अगला कदम बढ़ाने वाला था या मूव करने वाला था, I screamed as loud as fear could make me, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितना हो सकता था, मैं डर के मारे जितना चिल्ला सकता था चिल्लाया। Whereupon the huge creature trod short and looking around and under him for some time, और फिर उसके बाद उस बड़े से क्रिएचर ने धीरे से आगे बढ़कर कुछ देर तक इधर उधर देखा, और फिर उसने नीचे कुछ देर तक के लिए वो देखता रहा। एट लास्ट सॉ मी एज आई ले ऑन द ग्राउंड, और फिर आखिरकार उसने मुझे देखा, मैं नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ही कंसिडर्ड अ वाइल, उसने कुछ देर सोच विचार किया। विद द कॉशन ऑफ वन हु इंडीवर्स टू ले होल्ड ऑन अ स्मॉल डेंजरस एनिमल, उस ऐसे इंसान की तरह जो कि एक छोटे से डेंजरस एनिमल को हाथ में लेने की कोशिश करता है बहुत ही सावधानी के साथ। इन सच अ मैनर दैट, इस तरीके से कि इट शैल नॉट बी एबल टू ईदर टू स्क्रैच और टू बाइट हिम, कि ये उसको स्क्रैच ना कर पाए, खरोंचे ना, उसको काट ना पाए। जैसे एक इंसान जो है छोटे से पक्षी को या छोटे से कीड़े मकोड़े को जैसे हाथ में लेता है तो बहुत ही सावधानी से लेता है कि वो काट वाट ना लेना, उसी तरीके से। देन ही टुक मी अप एंड ब्रॉट मी विद इन 3 yards ऑफ हिज आइज़, और फिर वो उसने मुझे उठा लिया और ऊपर ले गया 3 yards 3 गज ऊपर अपनी आंखों के पास। सो दैट ही माइट लुक एट माई शेप मोर ईजिली, ताकि वो मुझे ध्यान से देख पाए आसानी से और मेरा शेप देख पाए कि मैं कैसा हूँ। आई गेस्ड हिज मीनिंग, मैं उसका मतलब समझ गया। एंड माई गुड फॉर्चून, और मेरी किस्मत थी, गेव मी सो मच प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि मेरा उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड चल रहा था। दैट आई रिजॉल्व नॉट टू स्ट्रगल इन द लीस्ट एज ही हेल्ड मी इन द एयर, और जैसे कि उसने मुझे हवा में हाथ में उठा रखा था, मैंने बहुत कम कोशिश की, स्ट्रगल किया बचने के लिए। अबव 60 feet फ्रॉम द ग्राउंड, और मैं ग्राउंड से, ज़मीन से 60 feet ऊपर था। ऑल आई डिड वॉज रेज माई आइज़ टुवार्ड द सन, और सिर्फ मैंने क्या किया, अपनी आंखें उठाई, सन की तरफ देखने लगा। एंड प्लेस माई हैंड्स टुगेदर, और मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे पोस्चर में जोड़ लिया, इन अ सप्लिकेटिंग पोस्चर, जैसे कि आप जब प्रेयर करते हो दोनों हाथ जोड़ लेते हो, इसी वे में उसने अपने हाथ एक दूसरे से जोड़ लिए उसके सामने। एंड टू स्पीक सम वर्ड्स, और कुछ वर्ड्स बोले इन अ हम्बल मैनिकली टोन, बहुत ही प्यारे से टोन में मैंने उसको मनाने की बेसिकली वो कोशिश करता है, बहुत ही हम्बली तरीके से। सुइटेबल टू द कंडीशन आई वॉज इन, बिल्कुल अपनी कंडीशन में, जैसे कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा फंस जाता है, बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दया भाव से सामने वाले से बात करता है कि उसको दया आ जाए। तो वो बहुत ही इसी सिचुएशन में फंसा हुआ था और उसने उसी वे में उसको रिस्पॉन्स किया। आई वॉज अफ्रेड दैट ही वुड डैश मी अगेंस्ट द ग्राउंड एनी मोमेंट, मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं वो किसी भी क्षण मुझे ज़मीन पे ना डैश कर दे, फेंक दे या पटक दे। बट इट वॉज माई गुड फॉर्चून, लेकिन मेरी ये किस्मत थी बहुत अच्छी, दैट ही अपीयर्ड प्लीज विद माई वॉइस एंड जेस्चर, कि वो मेरे जेस्चर से, मेरे हाव भाव से और मेरी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है, और एंड बिगेन टू लुक अप ऑन मी एज अ क्यूरोसिटी, वो मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक देखने लग गया। इन द मीन टाइम आई वॉज नॉट एबल टू फोरबियर ग्रोनिंग एंड शेडिंग टीयर्स, और इसी बीच में मैं कराहना और आंसू बहाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ग्रोनिंग का मतलब था कराहना, शेडिंग टीयर्स मतलब आंसू बहाना। आई टर्न माई हेड टुवार्ड्स माई साइड्स एंड ट्राइड टू टेल हिम एज वेल एज आई कुड हाउ क्रूली आई वॉज हर्ट बाई द प्रेशर ऑफ हिज थंब एंड फिंगर्स। मैंने अपना सर अपनी तरफ घुमा लिया और जितना हो सका उसको बताने की कोशिश करने लगा कि किस तरीके से उसके थंब से और उसके फिंगर से मुझे उसके प्रेशर, मतलब उसके थंब और फिंगर से के दबाव से या प्रेशर से वो कितना ज़्यादा बेरहमी से उसको दर्द हुआ है, तो वो बताने की पूरी कोशिश करता है। ही सीम टू एप्रीहेंड माई मीनिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मतलब समझ गया था। फॉर लिफ्टिंग अप द लेपेट ऑफ हिज कोट ही पुट मी जेंटली इन टू इट एंड इमीडिएटली रैन अलॉन्ग विद मी टू हिज मास्टर हु वॉज a wealthier farmer and the same person I had first seen in the field। और उसने मुझे अपने कोट का लैपेट, यानी कि कोट को जब हल्का सा फोल्ड कर लो तो पॉकेट टाइप रेडी हो जाता है, वो अपने लैपेट में मुझे बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से उसके अंदर डाल देता है और वो फटाफट से अपने मास्टर की तरफ दौड़ने लग जाता है, भाग के अपने मास्टर के पास चला जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर किसान था और वो वही इंसान था जिसको मैंने सबसे पहले मैदान में देखा था।
सो दिस चैप्टर एंड्स हियर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।